नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 11 दिसंबर को मनाई जा रही है गीता जयंती। लगभग 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने सुनाई थी गीता। आध्यात्मिक दिशा निर्देश देती है गीता। उत्तरी अमेरिका की मोनार्क तितली पर संकट, कम होती जा रही है संख्या। संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल करने का हुआ प्रस्ताव पेश। और नाभिकीय ऊर्जा को लेकर केंद्र का बड़ा बयान। 2031 तक 3 गुनी होगी नाभिकीय ऊर्जा। कृषि और स्वास्थ्य में भी है उपयोग। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें इस बुलेटिन को अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आइए नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। 2024 में गीता जयंती 11 दिसंबर को मनाई जा रही है। गीता जयंती हिंदू कैलेंडर के मुताबिक मार्गशीर्ष माह की शुक्ल एकादशी को हर साल मनाई जाती है। गीता जयंती एक महत्वपूर्ण अवसर है जब गीता में दिए गए धर्म, भक्ति, ज्ञान और कर्म के उपदेशों को जीवन में उतारने की बात कही जाती है। 2024 में गीता की 5161वीं जयंती मनाई जा रही है। गीता सबसे व्यापक रूप से ज्ञात हिंदू साहित्य है, जिसे भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को सुनाया था। गीता की शिक्षाओं को टाइमलेस माना जाता है। इन्हें जीवन की दुविधाओं को खत्म करने का तरीका सीखने के लिए माना जाता है। इन्हें सुख, संतुष्टि, तृप्ति और आत्मखोज से भरा जीवन जीने की कुंजी माना जाता है। भगवद गीता केवल एक धार्मिक पुस्तक भर ही नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक दिशा निर्देश है जो व्यक्ति को सही जीवन जीने के लिए डायरेक्शन देती है। आज मैं आपका गीता को लेकर एक भ्रम भी दूर कर देता हूं। ये धारणा फैली हुई है कि आज भी भारतीय न्यायालयों में शपथ लेने के लिए भगवद गीता का प्रयोग किया जाता है। लोगों के बीच ये धारणा पुरानी बॉलीवुड फिल्म से बनी है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। हालांकि ये कहना गलत होगा कि भारत में ऐसी कोई परंपरा कभी नहीं रही। एक वक्त था जब गवाहों को अपने धर्म की पवित्र पुस्तक की शपथ लेनी पड़ती थी। इस व्यवस्था के पीछे का तर्क था कि वे केवल सच बोलें। यह मुगल काल की एक व्यवस्था थी जब हिंदुओं को गंगा के पवित्र जल या भगवद गीता की शपथ लेनी पड़ती थी और मुसलमानों को कुरान की शपथ लेनी होती थी। ये परंपरा ब्रिटिश काल तक चली। इसके बाद इंडियन ओथ एक्ट 1873 लाया गया, जिसने शपथ की एक समान प्रणाली को सभी न्यायालयों तक विस्तारित कर दिया। फिर 1969 में शपथ अधिनियम 1969 पारित किया गया, जिसके तहत पूरे देश में शपथ लेने की एक समान प्रणाली लागू की गई। इसके तहत कोई व्यक्ति न्यायालय में मामले का निपटारा करते समय या न्यायालय में हलफनामा या कोई अन्य आवेदन भरते समय या तो ईश्वर के नाम पर शपथ ले सकता है या सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान कर सकता है कि वह सत्य कहेगा। हालांकि 12 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को ऐसी शपथ लेने की जरूरत नहीं है। क्या आप जानते हैं उत्तरी अमेरिका की मोनार्क तितली, जिसे प्रकृति का एक चलता फिरता चमत्कार कहा जाता है, आज संकट के साए में है। हर साल हजारों मील की यात्रा करने वाली यह खूबसूरत तितली अब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। मोनार्क बटरफ्लाई पूरे उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का साल में 2 बार चक्कर काटती है, लेकिन ये ब्रीडिंग केवल मिल्क वीड नाम के विशेष पौधे पर ही करती है। इसके पीछे है इंसानी गतिविधियां, जैसे तेजी से बढ़ती खेती, शहरीकरण, कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल और जलवायु परिवर्तन। यही कारण है कि यूएस फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विसेज ने इसे संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। यूएसए में पर्यावरणीय समूह एक दशक से इन पॉलिनेटर्स के संरक्षण की मांग उठा रहे हैं। देखिए, तितली हमारे इकोसिस्टम में एक अहम पॉलिनेटर होती है। पॉलिनेटर से मतलब है कि जो फूल के नर भाग यानी पुंकेसर से पराग को उसी या दूसरे फूल के मादा भाग तक ले जाने में मदद करते हैं। और पॉलिनेटर्स द्वारा की गई ये मूवमेंट पौधे के फर्टिलाइज्ड होने और फल, बीज और नए पौधे के उत्पादन के लिए होनी चाहिए। आइए इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। फूल का मादा भाग, जिसे स्त्रीकेसर या जायांग कहा जाता है, पौधे के प्रजनन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह 3 हिस्सों से बना होता है। पहला है वर्तिकाग्र, जो कि ऊपर का चिपचिपा भाग जो पराग कणों को पकड़ता है। दूसरा वर्तिका, एक नलिका जो कि वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है। और अंडाशय, नीचे का भाग जिसमें बीज बनने वाले बीजांड होते हैं। जब परागकण मादा भाग के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो वे वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक पहुंचते हैं, जहां बीज बनने की प्रक्रिया होती है।
यह मादा भाग फूल के नर भाग से पराग निकालने के बाद नई पौधे बनाने में मदद करते हैं। देखिए, यूएसए में इंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट 1973 में कानून बना था। इस एक्ट ने बाल्ड ईगल, कैलिफोर्निया कोंडोर और कई अन्य जानवरों और पौधों को विलुप्त होने से बचाने में मदद की थी। इस एक्ट के तहत संरक्षित स्पीशीज को मारना या नुकसान पहुंचाना गैर कानूनी होता है। इन्हें जरूरत होने पर विशेष परमिट के जरिए ही मारा जा सकता है। आपके लिए यहां जानना जरूरी हो जाता है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत में वन्यजीवों और उनके आवासों की रक्षा के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। इसका संशोधन संस्करण वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ। इस कानून में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। अब सूचीबद्ध वन्यजीव प्रजातियों के पालन, स्थानांतरण, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य हो गया है। अधिनियम में अनुसूचियों की संख्या 6 से घटाकर 4 कर दी गई है, जिसमें सूची 1 में अत्यधिक संरक्षित प्रजातियां और अनुसूची 4 में अंतर्राष्ट्रीय संधि साइट्स के तहत संरक्षित प्रजातियां शामिल हैं। इसके अलावा विदेशी आक्रामक प्रजातियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार को उनके आयात और व्यापार पर रोक लगाने का भी अधिकार दिया गया है। वन्यजीव अभयारण्यों के लिए प्रबंधन योजना बनाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें स्थानीय ग्राम सभा से सलाह ली जाएगी। दंड और जुर्माने को सख्त किया गया है ताकि अपराधियों को हतोत्साहित किया जा सके। इसके अलावा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के लिए स्थायी समिति बनाई गई है, इसलिए मोनाक तितली को इस एक्ट के तहत इंडेंजर्ड घोषित करने की बात कही गई है। प्रस्ताव के बाद पब्लिक के पास 12 मार्च 2025 तक का समय होगा, जब ये तितलियों के संरक्षण को लेकर कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद एजेंसी इन कमेंट्स को इवैल्यूएट करके मोनाक तितली को इंडेंजर्ड का दर्जा प्रदान करती है। यहां पर एक बात याद रखिए कि IUCN की रेड लिस्ट में मोनाक बटरफ्लाई को इंडेंजर्ड का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार ने देश की नाभिकीय शक्ति को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक बयान दिया है। उनके मुताबिक भारत की नाभिकीय शक्ति बीते एक दशक में जस्ट डबल हो गई है। भारत की नाभिकीय शक्ति 4780 मेगावाट से 8081 मेगावाट तक पहुंच गई है। उन्होंने अनुमान लगाया है कि 2031-32 तक भारत की नाभिकीय ऊर्जा क्षमता 3 गुनी हो जाएगी। आंकड़ों में देखें तो एक क्षमता 22,480 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नाभिकीय ऊर्जा के महत्व को हाईलाइट किया। कृषि में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके 70 के करीब म्यूटाजेनिक फसलें उत्पादित की गई हैं। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में नाभिकीय ऊर्जा से तैयार किए गए आइसोटोप्स का इस्तेमाल कैंसर के इलाज में किया जाता है। लोकसभा में बताया गया है कि देश में वैश्विक सप्लाई का 21% थोरियम रिजर्व मौजूद है। थोरियम एक न्यूक्लियर फ्यूल है। मोनाजाइट एक बीच मिनरल है जो कि थोरियम का प्राइमरी सोर्स है। मोनाजाइट नाम का ये रेयर अर्थ मिनरल भारत, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। भारत ने 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य भी रखा है। नाभिकीय ऊर्जा एक स्वच्छ और पर्यावरण हितैषी ऊर्जा उत्पादन का तरीका है। भारत में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी PM ऑफिस के तहत आता है। ये नाभिकीय तकनीकी और क्षेत्र में रिसर्च के लिए जिम्मेदार है। WTO जनरल काउंसिल की मीटिंग 16 से 17 दिसंबर के बीच जिनेवा में आयोजित होने वाली है। उससे पहले ही देशों के बीच कुछ समझौतों को लेकर खींचातानी शुरू हो गई है। अब खबर आ रही है कि चीन WTO में इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट यानी IFD समझौते को लेकर आ रहा है। इस समझौते को दुनिया के तकरीबन 128 देशों का समर्थन भी मिल चुका है, लेकिन भारत चीन के समझौते का विरोध कर रहा है। भारत को इसमें नामीबिया, तुर्की और दक्षिण अफ्रीका का समर्थन भी मिल रहा है। USA ने समझौते का ना ही समर्थन किया है और ना ही विरोध किया है। अब देखिए, चीन में इस वक्त USA चीन ट्रेड वॉर के चलते चीन में निवेश कम होता जा रहा है। इसके अलावा चीन में कंज्यूमर डिमांड में भी कमी होती जा रही है, जिसके चलते निवेश आसियान देशों में शिफ्ट होता जा रहा है। WTO के मुताबिक IFD का दावा है कि इससे वैश्विक निवेश माहौल में सुधार आएगा। WTO के सदस्यों के बीच FDI के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे विशेष रूप से विकासशील और अल्प विकसित देशों को लाभ होगा। लेकिन भारत का कहना है कि समझौते से लाभ के बजाय विकासशील देशों को नुकसान ही होगा। बकौल भारत, इस समझौते से विकासशील देशों के नीतिगत मामलों में दखलंदाजी बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि WTO एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संगठन है जो देशों के बीच व्यापार के नियमों के लिए काम करता है। इसका प्राथमिक मकसद सभी के लिए ओपन ट्रेड की वकालत करना है। 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आए WTO में 164 सदस्य देश हैं। इसका गठन उरुग्वे राउंड वार्ता के जरिए किया गया था, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। अब आइए नजर डालते हैं आज के टर्म ऑफ द डे पर। आज का टर्म ऑफ द डे है त्रिपिटक।
त्रिपिटक एक पाली भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है तीन पिटारी। यह बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। इस ग्रंथ में भगवान बुद्ध द्वारा बुद्धत्व प्राप्त करने के समय से महापरिनिर्वाण तक के दिए हुए प्रवचनों को संग्रहित किया गया है। इसके अलावा त्रिपिटक में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम और टिप्पणियां भी शामिल हैं। त्रिपिटक को 3 भागों में विभाजित किया गया है: विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। आइए नजर डालते हैं आज की रैपिड न्यूज पर। यूनेस्को ने तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित अवत्सहायेश्वर मंदिर को विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह मंदिर 1300 साल पुराना है और राजा विक्रम चोल तथा राजा कुलोथुंग चोल ने इसका निर्माण कराया था। मंदिर का उल्लेख थेवरम में मिलता है और यह पांडाल पेट्रा स्थलम में से एक है। यहाँ कई देवी देवताओं के मंदिर थे, जैसे दुर्गा परमेश्वरी, मुरुगन और चंडिकेश्वर आदि। बता दें कि यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए एशिया प्रशांत पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2000 में की थी। यह पुरस्कार एशिया और प्रशांत क्षेत्र में उन व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है जो विरासत की संरचनाओं और इमारतों को संरक्षित और सुधारने का काम करते हैं। आईआईटी मद्रास ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। दरअसल आईआईटी मद्रास की एक टीम ने भ्रूण के मस्तिष्क की पहली विस्तृत 3D उच्च रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें जारी की हैं तथा आईआईटी मद्रास ऐसा करने वाला दुनिया का पहला संस्थान बन गया है। टीम द्वारा 5132 मस्तिष्क के भाग डिजिटल रूप से कैप्चर किए गए हैं, जो मस्तिष्क विज्ञान में नई दिशा देने और मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियों के इलाज में मददगार साबित होंगे। इस डेटा सेट को धरणी नाम दिया गया है और यह डेटा सभी शोधकर्ताओं के लिए फ्री में उपलब्ध है। इस शोध को भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रोमानिया और दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने मिलकर तैयार किया है, जो मस्तिष्क के विकास पर नई जानकारी प्रदान करेगा। भारत के पहले इंडिया मरीन हेरिटेज कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन 11 से 12 दिसंबर को नई दिल्ली में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भारत की समुद्री धरोहर, पुराने बंदरगाहों और प्राचीन नौवहन के योगदान पर चर्चा होगी। साथ ही यह कॉन्क्लेव भारत की 10,000 साल पुरानी समुद्री धरोहर को उजागर करेगा, जिसमें समुद्री व्यापार, जहाज निर्माण और भारतीय तटवर्ती राज्यों की सांस्कृतिक धरोहर पर भी सत्र आयोजित होंगे, जिसमें तटीय राज्यों की परंपराओं, खानपान, खेल और पहनावे को भी प्रदर्शित किया जाएगा। यह कार्यक्रम भारत को समुद्री संरक्षण और इनोवेशन में वैश्विक लीडर बनाने में मदद करेगा। हाल ही में ओडिशा के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एजुकेशनल एंड रिसर्च की एक टीम ने जीजी टाउ ए नामक ट्रिपल स्टार वाले एक अनोखे सिस्टम का अध्ययन किया है। यह सिस्टम पृथ्वी से 489 प्रकाश वर्ष दूर है और लगभग 1 से 5 मिलियन साल पुराना है। इसमें एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क है जिसमें गैस और धूल प्रचुर मात्रा में है, जो ग्रहों के बनने के लिए जरूरी मटेरियल प्रदान करते हैं। इस डिस्क पर तीनों स्टार के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ता है, जिससे यह ग्रह निर्माण की विशिष्ट परिस्थिति बन जाती है। इस डिस्क का अध्ययन यह समझने में मदद करेगा कि मल्टी स्टार वातावरण में ग्रह कैसे बनते हैं। बता दें कि जीजी ताऊ ए एक सामान्य स्टार सिस्टम नहीं है। यह हमारे सौर मंडल के विपरीत, जहां केंद्र में केवल सूर्य है, जीजी ताऊ ए में 3 स्टार हैं जो एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं और ब्रह्मांड में एक दुर्लभ व्यवस्था बनाते हैं। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर बनने वाले प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने अवत्सहायेश्वर मंदिर को विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह मंदिर स्थित है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। अगला प्रश्न है, यूएसए में मोनार्क तितली को इंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट 1973 के तहत इंडेंजर्ड घोषित करने का प्रस्ताव लाया गया है, क्योंकि इसकी संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है, इसकी संख्या में लगातार कमी दर्ज की जा रही है, मोनार्क तितली यूएसए की अन्य तितलियों के लिए खतरा बन चुकी है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आइए जान लेते हैं पिछले बुलेटिन में क्या प्रश्न पूछे गए थे और उनके क्या हैं सही उत्तर। पहला प्रश्न था, म्यूल हंटर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित मॉडल है। इसे निम्न में से किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसरो या फिर डीआरडीओ। इसका सही जवाब है विकल्प बी, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई के 26वें गवर्नर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? शक्तिकांत दास, संजय मल्होत्रा, सीडी देशमुख या फिर सुमन बेरी। इसका सही जवाब है विकल्प बी, यानी संजय मल्होत्रा। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल मुलाकात होगी आपसे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।